सभी लोगों को मेरा स्नेह भरा अभिवादन। आज हम लोग कक्षा 10 का जो दूसरा चैप्टर है ममता, उसके बारे में पढ़ेंगे। ममता एक कहानी है जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी हुई है और इसमें प्रसाद जी ने ममता के माध्यम से भारतीय नारी के आदर्श को स्थापित करते हुए उसकी बेबसी एवं दयनीय स्थिति का चित्रण किया है। ममता विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य एवं धर्म का पालन करती है। तो यह कहानी मूलतः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है कि ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री है और वह युवावस्था में ही विधवा हो जाती है। उसका वैधव्य जीवन बहुत दुष्कर लगता है और हमेशा वह उन ख्यालों में खोई रहती है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे जीवन का बचा हुआ जो शेष हिस्सा है उसका क्या होगा। हालांकि उसकी इस चिंता को देख करके उसके पिता चूड़ामणि भी बहुत व्यथित हो जाते थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। हालांकि उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। चूंकि वो मंत्री थे इसलिए धन दौलत रुपया पैसा सुख वैभव की कोई कमी नहीं थी और उसी धन दौलत में वह ममता को आकर्षित करना चाहते थे, जिससे वह अपने वैधव्य जीवन जो एक अभिशप्त जीवन बनकर के रह गया था उससे कुछ वो निजात पाती। लेकिन ममता सादा जीवन उच्च विचार वाली प्रवृत्ति की महिला है और उसको ये सुख सुविधा धन दौलत थोड़ा सा भी आकर्षित नहीं कर पाता है। एक बार की बात है, वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी ममता। तो उसके पिताजी चूड़ामणि 10 सेवकों को चांदी के बड़े थाल में सोने के आभूषण और कुछ असरफियां लेकर के उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश करते हैं। जब वह देखती है इतना ज्यादा सोना तो कहती, पिताजी इतना ज्यादा सोना किस लिए लाए हैं? तो कहते हैं कि बेटी ये तुम्हारे लिए है। तो आश्चर्यचकित होकर के कहती है, पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के लिए इतना ज्यादा सोना की क्या आवश्यकता है? तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी यह दुर्ग कभी भी शेर शाह आक्रमण करके अपने कब्जे में ले सकता है। उस समय के लिए जो विपत्ति काल है आने वाला है, उस समय के लिए यह सोना मैं लाया हूं और विशेष करके तुम्हारे लिए है। तो वह कहती है, पिताजी क्या आप उस मलेच्छ से उत्कोच यानी कि घूस लिए हैं और घूस ले करके आप यह मुझे दे रहे हैं? आप जहां से लाए हैं वहीं इसे लौटा दीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अन्न नहीं देगा। फिर वो उसके पिताजी कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो। उसके अगले ही दिन शेरशाह छल के द्वारा डोली में पठान औरतों का वेश बनवा करके उसके सैनिक उस दुर्ग में प्रवेश करते हैं और उस दुर्ग पर आक्रमण कर लेते हैं। चूड़ामणि मारा जाता है। वहाँ के राजा और रानी और उसका पूरा जो खजाना होता है उस पर शेरशाह सूरी का आधिपत्य हो जाता है और ममता यह दृश्य देख करके धीरे से उस महल से खिसक जाती है। ममता को कोई पाता नहीं है। यह है इस कहानी का एक भाग। उसके बाद जो दूसरा भाग है, काफी समय के अंतराल के बाद ममता का उम्र बहुत ज्यादा हो गया रहता है, यानी बुढ़ापे की अवस्था में प्रवेश कर चुकी होती है और वो बैठ करके
गीता का पाठ कर रही होती है, उसी समय एक घायल व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है कि शेर शाह के सैनिक मुझे जान से मारना चाहते हैं, मैं घायल हूँ, थका हुआ हूँ, क्या इस कुटिया में मुझे आश्रय मिल सकता है? तो ममता पूछती है कि तुम कौन हो? तो बोलता है कि मैं मुगल हूँ। तो ममता का मन घृणा से भर जाता है, क्योंकि वह मुगल और पठान से घृणा करती थी, क्योंकि ये उसके पिता के हत्यारे थे। फिर वह तत्काल तो कह देती है कि नहीं, तुम लोगों के लिए मेरे कुटिया में कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर उसे कर्तव्य का बोध होता है और सोचती है कि मैं एक ब्राह्मण कुल की हूँ और ब्राह्मण कुल का कर्तव्य है कि जो ये अतिथि आते हैं अपने दरवाजे पर, उस अतिथि का स्वागत करना, सत्कार करना, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। अतः उसको वापस करने के बावजूद भी वह कहती है कि ठीक है, आओ मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। उसे पानी पिलाती है, अपनी कुटिया में उसे आश्रय देती है और स्वयं उस कुटिया के बाहर जो खंडहर है उधर चली जाती है। जब सवेरा होता है तो बहुत सारे घुड़सवार उस कुटिया के आसपास किसी को खोज रहे होते हैं। उसी समय देखती है कि जिस व्यक्ति को आश्रय दी थी वह व्यक्ति कुटिया से बाहर निकलता है और किसी को संबोधित करते हुए कहता है कि मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। फिर सारे घुड़सवार खुशी से आनंदित हो जाते हैं, वो उसे पाकर बहुत प्रसन्नचित होते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि इस कुटिया में मुझे जगह मिली थी, इस झोपड़ी में मुझे जगह मिली थी, इसलिए तुम स्त्री को खोज करके और उसका एक घर बनवा देना। यह कह करके सैनिक चले जाते हैं। ममता डर जाती है कि जो कुटिया हमारे जीवन भर का आश्रय रहा, क्या यह कुटिया खोद करके यहाँ मकान बनाया जाएगा? वह ऐसा नहीं चाहती थी। काफी लंबे समय के अंतराल के बाद जब इसकी उम्र 75 साल की हो जाती है और मरणासन स्थिति में पहुंच गई होती है, सांस इसकी लंबी लंबी चलती है, खांसी इसको हो गई रहती है, कुछ महिलाएं इसका सेवा शुश्रूषा करने के लिए लगी रहती है, उसी समय कुछ घुड़सवार आते हैं और नक्शा खोल करके देखते हैं कि मिर्जा के बताए गए अनुसार शायद ये जगह वही होगा। आपस में चर्चा करते हैं। फिर उनकी बात को सुनती है, अंदर बुलाती है और कहती है कि तुम किसको खोज रहे हो? तो बताया कि शहंशाह हुमायूं कहीं इसी जगह के आसपास किसी कुटिया में निवास करते थे, उसी जगह पे एक भव्य मंदिर बनवाना है। तो वह कहती है कि जो इस कुटिया में आश्रय लिया था वह एक साधारण मुगल था या शहंशाह हुमायूं था, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जिस दिन से वह इस कुटिया को खोद करके मकान बनाने की बात कहकर चला गया था, उसी दिन से मैं बहुत चिंतित थी और आज मैं दुनिया छोड़ करके जा रही हूँ और तुम इस कुटिया को हटा करके जो चाहे वो बनवा सकते हो। और यह कहते ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वे सारे सैनिक अवाक रह जाते हैं। उसके उपरांत उस कुटिया को हटा करके बहुत ही सुंदर एक मंदिर बनवाया जाता है। वहाँ पत्थर पर खुदाई होती है कि इस जगह पर 7 देशों के बादशाह हुमायूं निवास किए थे और अकबर द्वारा उनकी याद में यहाँ एक सुंदर मंदिर बनवाया गया है। और उस शिलालेख पर ममता का कहीं भी कोई नाम नहीं था। यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाए हाईलाइट करने के लिए, अपने बड़प्पन को साबित करने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए क्या से क्या नहीं कर सकता है। जो ममता उस बादशाह को
आश्रय दी, जीवन प्रदान की, उसका उस मंदिर में कहीं कोई नामो निशान नहीं था। बस केवल हुमायूं और अकबर का ही नाम उसमें था। यह भी एक सोचने वाली बात है। यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है और यही कहानी की सीख है। अब हम लोग इसके बाद जो इसका अभ्यास का प्रश्न है उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।